LCR सर्किट, रेजोनेटिंग LCR सर्किट का कॉन्सेप्ट। हम लोगों के पास एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर। ये सब किसी एसी के साथ, आवाज आ रही है? ये सब किसी एसी के साथ इस तरह से कनेक्टेड है। दिस इज रजिस्टर, दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज कैपेसिटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ करंट फ्लो करता है उस करंट के हिसाब से अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाए तो फेजर डायग्राम हम लोग का कुछ ऐसा आता है। देखो ये सब पढ़ा हुआ चीज है, जस्ट एक रिवीजन। आई नॉट इसी डायरेक्शन में होता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, फिर ऊपर होता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर और नीचे होता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। वैसे तो तीन केस पॉसिबल है कि V0L बड़ा हो V0C से या V0C बड़ा हो V0L से, बट जो रेजोनेटिंग LCR सर्किट के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि अगर कुछ ऐसा हो कि V0L इज इक्वल्स टू V0C, कहने का मतलब I0 टाइम्स ऑफ XL जो है वो I0 टाइम्स ऑफ XC के बराबर हो। दोनों I0 कैंसिल, XL और XC आपस में बराबर हो, XL और XC आपस में बराबर हो। तो अगर XL और XC बराबर है, कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आपस में बराबर है। तो इस सिचुएशन में जो Z आप लिखते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, अगर XL और XC बराबर है तो Z का वैल्यू R होता है जो मिनिमम है, और R अगर मिनिमम है तो सर्किट में करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। I0 मैक्सिमम हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। ठीक है, करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा कब? जब XL और XC बराबर होगा। ऐसे पर्टिकुलर केस में सर्किट is said to be in resonance। सर्किट जो है वो रेजोनेंस में कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब XL और XC बराबर हो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बराबर हो। I0 कैंसिल, XL और XC बराबर हो। अगर XL और XC बराबर है तो वैसे केस में Z का वैल्यू R होगा, मिनिमम होगा। उस केस में सर्किट में करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, एंड दैट टाइप ऑफ सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। जब हमारा सर्किट रेजोनेंस में होता है, इन केस ऑफ रेजोनेटिंग LCR सर्किट, अगर हम लोग के पास एक रेजोनेटिंग LCR सर्किट है तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा। XL और XC बराबर, आप लास्ट में पढ़ के गए हैं, L ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई C ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू होगा 1 बाई अंडर रूट LC ओमेगा नॉट, या यहां से अगर फ्रीक्वेंसी नॉट निकालेगा तो 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC। सो सिचुएशन इज लाइक दैट कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सर्किट जिसमें जो हमारा AC एग्जिस्ट कर रहा है, उस AC का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो वो 1 बाई अंडर रूट LC हो, या जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC हो, वैसे केस में, वैसे सिचुएशन में XL और XC बराबर हो जाता है, सर्किट का Z मिनिमम हो जाता है और सर्किट में करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। XL और XC बराबर हो जाता है, सर्किट में Z का वैल्यू R मिनिमम होता है और सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। That type of circuit is said to be resonating LCR circuit, and this is called resonating angular frequency, and this is
रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, पहला वाला रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये वाला है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, इस चीज को समझो। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे करंट के एम्पलीट्यूड को प्लॉट करते, थोड़ा समझना, यहाँ पे आई नॉट है करंट एम्पलीट्यूड और यहाँ फ्रीक्वेंसी। जब आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे करंट के एम्पलीट्यूड को प्लॉट करते हैं, जब आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे करंट के एम्पलीट्यूड को प्लॉट करते हैं तो ये प्लॉट लगभग ऐसा चलता है। साथ में बनाना है थोड़ा इस तरह का एक खास ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पे या एफ इक्वल्स टू एफ नॉट पे आपको मिलेगा करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। देखिए हम आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बात बताते हैं जो आपको है ना ज्यादा फिर समझ में आने लगेगा। आप लोग कभी ट्रांजिस्टर यूज किए जिसमें नॉब से घुमा घुमा के स्टेशन एडजस्ट करते थे, कोई खास स्टेशन पे आपको आवाज क्लियर सुनाई देता है? उसको कभी अगर खोल के देखने का मौका मिलेगा या पुराना होगा तो देख लेना, उसके अंदर है ना एक सीरीज एलसीआर सर्किट होता है। ये जब तुम उसके नॉब को एडजस्ट करता है तो उसका कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब के बीच का डायमेंशन चेंज होता है। सुनना, तो जब इंडक्टर और कैपेसिटर का डायमेंशन चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी बदलता है। अब मान लीजिए जो रेडियो स्टेशन है वो एक खास फ्रीक्वेंसी पे किसी म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक साउंड को भेज रहा है, सपोज 300। जब आप नॉब एडजस्ट करें और जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी 300 पहुंचा, आपको वही साउंड केवल सुनाई देगा क्लियरली। बात समझे? आप 300 के जगह 290 रहिए या 310 रहिए, आपको नहीं सुनाई देगा। क्लियर है? जब आप 300 पे पहुंचेंगे तो आपको साफ केवल वही साउंड क्लियरली सुनाई देता है। अब मान लो फिर से तुम एडजस्ट किया और 330 कर दिया, तो 330 जिसका रेजोनेंस होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, तुमको वो सुनाई देगा। क्या बोला, समझा? एडजस्टमेंट के हिसाब से ऐसे चीज चलता है। ठीक है, तो देखिए खास ओमेगा पे करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। अब देखो सर, तो किसी रेडियो स्टेशन का एक खास तरह का साउंड का एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अब वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस नहीं, तुम्हारा जो इक्विपमेंट है उसमें जब तुम नॉब घुमाता है तो ये जिस समय एडजस्ट होके 300 फ्रीक्वेंसी रिसीव करने के लिए तैयार होता है तो हम लोग बोलते हैं ये 300 वाले फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस में। समझा? रिवर्स रिवर्स, समझा? अब 300 वाले के जगह पे तुम एडजस्ट किया और अगल बगल के उसी रेडियो स्टेशन से 345 हर्ट्ज का भी एक फ्रीक्वेंसी छोड़ा जा रहा है, और तुम जब स्टेशन घुमाया, स्टेशन घुमाने का मतलब सुन, जब तुम नॉब घुमाता है तो 345 हर्ट्ज जहां पहुंचा तो तुमको दूसरा वाला चीज सुनाई देगा। फिर नॉब घुमाया 260 पहुंचा तो 260 पे अगर कुछ होगा तो वो सुनाई देगा। यही चीज, समझे? अब जरा गौर करना, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे तो बढ़ने के दौरान एज वेल एज घटने के दौरान दो बार ऐसा हुआ कि करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हुआ, एक बार बढ़ने के दौरान और एक बार घटने के दौरान। सही है? बढ़ने के दौरान, लाइन सुनो, इस चैप्टर में 1/√2 का बहुत बड़ा खेल है। ओके, √2 का बहुत बड़ा खेल है। बढ़ने के दौरान एक बार करंट का एम्पलीट्यूड अपने मैक्सिमम का 1/√2 हुआ और घटने के दौरान भी एक बार 1/√2 हुआ। समझा? इसके बीच
का ये जो गैप दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मान लें इसको ओमेगा 1 और इसको ओमेगा 2 लिखे, दो फ्रीक्वेंसी यहां और यहां, तो बीच का जो गैप उसको लिखा जाता है 2 डेल ओमेगा। तो हमारा बैंडविड्थ हुआ 2 डेल ओमेगा, इट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, where omega 1 is omega naught minus del omega and omega 2 is omega naught plus del omega। समझे? ठीक है, ये जो हम लोगों का बैंडविड्थ है ये हमेशा रेजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज R by L, रेजिस्टेंस बाय इंडक्टेंस, सो इट इज R by L। क्या ये लाइन सब समझ में आ रहा है? यस सर। तो बैंडविड्थ का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज। पूरा सुनना, बैंडविड्थ लिखाएंगे द डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज फॉर which current amplitude becomes 1 by √2 times of its maximum value। उसी पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के बीच का गैप बैंडविड्थ कहलाता है। समझे? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, सही है? देख यह है क्या, यहाँ 3 लाइन, ये ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा 1 है, यहां से डेल ओमेगा कम, और ये ओमेगा 2 है, यहां से डेल ओमेगा ज्यादा। यस सर, आ गया। चलो थोड़ा लिखो, बैंडविड्थ का डेफिनेशन लिखो नीचे, लिखो द डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, the difference between two angular frequencies, the difference between two angular frequencies for which current amplitude नॉट मैक्स का √2 है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का √2 वैल्यू है वहां पर। वहां डिवाइडेड बाय √2 है, √2 बोले तो ऊपर चलेगा ना, नीचे डिवाइड करेगा तो मैक्सिमम से कम आएगा ना। हां, 1 by √2 है। 1 by √2। ये तो समझ, हम बोला फुल वैल्यू मैक्स ना, ऐसा नहीं है जी मिलन बाबू, ठीक है। हाँ, आगे सुनिए, एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर आप उसको क्यू वैल्यू भी कहते हैं, क्यू फैक्टर। ये क्या होता है? दिस इज बैंडविड्थ पर यूनिट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ पर यूनिट रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। इसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, bandwidth by resonating angular frequency, bandwidth by resonating angular frequency, this is called quality factor। इसको हम लोग quality factor कहते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, जरा इस पे चर्चा हो। जब आप इस Q फैक्टर को निकालते हैं तो बैंडविड्थ की जगह R by L लिख सकते हैं, और नीचे यहाँ 1 by √LC लिख सकते हैं। सॉरी उल्टा हो गया जी, उल्टा। ओमेगा नॉट पर यूनिट बैंडविड्थ, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ, उल्टा हो गया सॉरी। हाँ,
तो अब देखो ओमेगा नॉट की जगह 1/√LC लिख सकता है और यहाँ पे R/L लिख सकते हैं। तो L चला गया ऊपर, R नीचे और √1/LC, इस L को अंदर ले जाओ तो 1/R√L²/LC। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको इस क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू मिलेगा 1/R√L/C। दिस इज क्वालिटी फैक्टर ऑफ एनी रेजोनेटिंग LCR सर्किट। This is quality factor of any series LCR सर्किट। चलिए बढ़िया, पता चल गया क्वालिटी फैक्टर का ये इक्वेशन होता है। बट क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? देखो भाई, ट्रांजिस्टर जब आप बाजार में खरीदते हैं ना तो 100-200 का भी मिलता है और 1000-2000, 5000 और 20000 का भी मिलता है, सही है? सब में अगर कोई गाना है तो सब में गाना वही सुनाई देता है, लेकिन उस साउंड का जो क्वालिटी है उसमें अलग अलग अंतर होता है। क्या बोला, सही है? यस सर। तो देख होता क्या है, होता ये है कि मेरे पास दो तरह का ग्राफ है। आप इस दो ग्राफ को समझिएगा, आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी। एक कर्व ऐसा है, ठीक है? और एक कर्व ऐसा है। सोच के बताओ इन दोनों में कौन तुमको बेहतरीन साउंड क्वालिटी या फिर रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे आई नॉट ज्यादा देगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला। कारण क्या है ना कि सेकंड वाले में जो शार्पनेस ऑफ द कर्व है वो बहुत ज्यादा है। शार्पनेस ऑफ कर्व ज्यादा होने की वजह से अगल बगल वाले फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, वर्ड सुनना, अगल बगल वाले फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो बगल वाले फ्रीक्वेंसी वाले करंट एम्पलीट्यूड से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जबकि स्टेज में उतना ज्यादा का इंक्रीज नहीं है, ठीक है? यस। तो क्वालिटी फैक्टर इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल विद शार्पनेस ऑफ, उसको रेजोनेंस कहते हैं कि हाँ भाई तुमको ये फ्रीक्वेंसी मिला तो इसको ऐसा मत सोचिएगा कि आपके ट्रांजिस्टर में उस समय केवल वही फ्रीक्वेंसी है सब, लेकिन उसका रिसीविंग क्वालिटी बाकी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, इसलिए तुमको वही वाला सुनाई दे रहा। सही है? नोट करो थोड़ा फटाफट। Calculation for average power of AC। कोई भी एसी को अगर हम किसी एलसीआर सर्किट पे पास करते हैं, कोई भी एसी को अगर हम लोग एलसीआर सर्किट से पास करते हैं तो एवरेज पावर का जो लॉस होता है हम लोग उसके पीछे कैलकुलेशन कर रहे हैं। मान लीजिए लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ V equals to V naught sin omega t and alternating current I equals to I naught sin omega t plus phi passes through any LCR circuit. So at any instant power instantaneous
क्या पावर का फॉर्मूला लिख दे VI, सही है ना। किसी भी इंस्टेंट पे अगर पावर लिखना है तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास पावर इंस्टेंटेनियस का वैल्यू आ गया V नॉट साइन ओमेगा टी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, या फिर हो गया V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये रहा पावर इंस्टेंटेनियस, पावर इंस्टेंटेनियस। अब जरा गौर से देखो और समझो, अगर हमको इस पावर का, जो कि टाइम का फंक्शन है, अगर हमको इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको ऑलरेडी इसका एक इक्वेशन दिया गया था ना। यस सर। सो अगर हमको पावर का ये एवरेज निकालना हो तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt ले। नाउ थोड़ा सोच के बोलिएगा, पावर का कैलकुलेशन चार्ज के ऊपर बेस्ट है या हीट के ऊपर बेस्ट है। हीट के ऊपर बेस्ट है। हीट के ऊपर बेस्ट है, तो क्या हम लोग एक साइकिल के लिए पूरा बात कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 एंड dt बाय नीचे में मान लो t आया। अब यहां जरा गौर करना, V नॉट I नॉट बाई टी इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5 और साथ में लगा दे dt। बोलो जी बोलो, समझा क्या। यस सर। यस। चल थोड़ा मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करें। सो पावर एवरेज इज V नॉट I नॉट बाई टी। साइन का इससे मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर कॉस 5 dt इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5 एंड dt 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। कोई दिक्कत किसी को समझने में। ये बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सो बी केयरफुल, अगर नहीं समझ में आएगा कहीं जरूर पूछ लेना। V नॉट I नॉट बाई टी, इसमें से cos 5 बाहर, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का 0 से लेके t प्लस साइन 5 बाहर, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और dt। एक छोटा सा एडजस्टमेंट देखो, नीचे 2 ऊपर 2, समझा। अब देखो V नॉट I नॉट बाई टी कॉस 5, क्या तुमको पता चल रहा है ये हम लोग का t बाई 2 होगा प्लस साइन 5, यहां पे आएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 dt और 0 से t। कोई बताने वाला है कि ये कितना आएगा। अरे 0 आएगा भाई, साइन थीटा है, ये थीटा है ना। यस सर। तो साइन थीटा का एक साइकिल पे इंटीग्रेशन कितना होगा, 0। तो ये वाला टर्म 0, वैल्यू आ गया V नॉट I नॉट टी कॉस 5 t बाई 2 एंड प्लस 0। चलो एक बार और, V नॉट I नॉट बाई टी कॉस 5 और साथ में t बाई 2, ये t और t कैंसिल, तो तुमको मिला पावर एवरेज इज V नॉट
I naught cos phi by 2. V naught I naught cos phi by 2. See some adjustment. That power average is, can we write that V naught by root 2 into I naught by root 2 और साथ में cos phi. सोच के बोलो V naught by root 2 किसके बराबर? V RMS. I naught by root 2 I RMS. So power average is V RMS I RMS और साथ में cos phi. V RMS I RMS और साथ में cos phi. क्लियर है? चलो नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं. ध्यान से, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. मैथमेटिकली अगर कहीं कोई दिक्कत होगा पूछ लेना. हो गया सभी का? कहीं किसी को डाउट, कोई लाइन ऐसा जो नहीं समझ पाया हो? क्या ये आप समझे? पहला स्टार्टिंग लाइन ये समझे थे आप? कैसे आया? और उसके बाद तो एक सिंपल मैथमेटिक्स चलता है, जहां साइन थीटा है, साइन थीटा का एक साइकिल पर इंटीग्रेशन 0 होगा, और जहां साइन स्क्वायर था, वहां का इंटीग्रेशन हाफ होता है, लेकिन लिमिट है तो ये t/2 होगा. सही है? चलो अब थोड़ा इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो. देखना सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहला कि जो एवरेज पावर का लॉस है इन एनसीआर सर्किट वो है V RMS I RMS और साथ में cos phi. ठीक है? Where VR is V naught by root 2 RMS value of alternating EMF, IR is I naught by root 2 RMS value of alternating current, and your cos phi is nothing else but simply called power factor. इसको हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, और आपको याद होगा ये R/Z होता है. लास्ट आप पढ़े थे इंपीडेंस ट्रायंगल. यस सर. दिख रहा है सबको? यस ठीक. तो cos phi is equals to power factor which is equals to R/Z. ओके. अब यहां से देखना, आपको याद होगा VR में होता है वो भी तो 0 होगा ना. और अगर ये cos phi 0 है तो याद रखिएगा कि जो पावर का एवरेज लॉस है दैट इज इक्वल्स टू 0. सही. अब इसका एक लाइन है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको समझना पड़ता है. अगर मेरे पास रेजिस्टेंस फ्री सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है, लाइक प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर एलसी सर्किट, तो उसमें पावर का लॉस 0 होता है. इसका मतलब यह है कि वहां करंट को सर्किट में मेंटेन रखने के लिए पावर का लॉस नहीं होता. आपको बाहर से कोई पावर देना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉस ही नहीं हो रहा. ऐसे करंट को कहते हैं वॉटलेस करंट. वॉटलेस करंट, इसका लॉजिक समझना. So if circuit have R equals to 0, average loss in power to maintain current is 0. Such type of current is called वॉटलेस करंट. ऐसे करंट को हम लोग वॉटलेस करंट कहते हैं.
वाट का मतलब समझा, वाटलेस, उस करंट को मेंटेन रखने में कोई पावर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस 0 है। तो पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट करंट इज आल्सो 0। ऐसे करंट को हम लोग वाटलेस करंट कहते हैं। अगला देखो, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी जेड आर होगा, सही है, एंड रेजोनेटिंग सर्किट, तुम्हारे पास रेजोनेटिंग सर्किट है, वहां भी जेड का वैल्यू आर होगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलो या प्योर रेजोनेटिंग सर्किट बोलो, दोनों ही केस में जेड का वैल्यू आर होता है। और अगर जेड का वैल्यू आर होता है तो कॉस पाई जो एक्चुअली आर बाई जेड है वो 1 होता है। 1 का मतलब मैक्सिमम। तो याद रखना कि पावर का जो एवरेज लॉस होगा वो होगा आई आर एम एस बी आर एम एस, और ये भी जो होगा वो होगा मैक्सिमम। मतलब अगर हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट है या रेजोनेटिंग सर्किट है, दोनों ही केस में जेड आर होता है। और अगर जेड आर होता है तो cos फाई विच इज आर बाई जेड वो 1 होता है। और 1 होने का मतलब है कि जो एवरेज पावर का लॉस है वो आई आर एम एस बी आर एम एस या वी आर एम एस आई आर एम एस के बराबर होगा, विच इज अ मैक्सिमम वैल्यू। समझा?